के शो में 50 अरब रुपए का स्कैंडल। नैब ने इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया। इख्तियारात के गलत इस्तेमाल, माली फवायद और मुजरिमाना नियत, पीटीआई के अहम रहनुमा नैब की गिरफ्त में। पीटीआई वफाकी काबीना के तमाम अराकीन को भी नैब तलबी के नोटिस। अस्सलाम वालेकुम। पे पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। नाज़रीन, नैब की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं को, ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काबीना के, वफाकी काबीना के साबिक अराकीन को तलबी के नोटिस जारी हुए हैं। शेख रशीद अहमद साहब को एक नोटिस जो मैं मिसाल के तौर पे आपके सामने रख रहा हूँ, जिसके अंदर कहा गया है कि मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, फाइनेंशियल गेन्स, इसके अलावा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, और हवाला दिया गया है 3 दिसंबर 2019 को होने वाले काबीना के इजलास का, जिस वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान साहब थे। रिपैट्रिएशन ऑफ फंड्स के हवाले से बरतानिया से, जो कि एनसीए और एक प्राइवेट कंपनी, एक प्राइवेट फैमिली के बीच में सेटलमेंट हुई थी तकरीबन 190 मिलियन पाउंड्स की, जिसकी जो हजम पाकिस्तानी रुपयों में 50 अरब रुपए बनता है। इस हवाले से इस नोटिस में तस्करा मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं को भी ये नोटिस हुए हैं। आपके सामने हम बताते हैं आपको नैब तलबी के ये नोटिस नैब की जानिब से दीगर अराकीन, जिसके अंदर मुराद सईद साहब, गुलाम सरवर खान साहब, 11 अक्टूबर को नैब पेश होने का नोटिस भेजा गया है। इसी तरह परवेज खटक साहब को 12 अक्टूबर, जुबैदा जलाल और हम्माद अजहर को 13 अक्टूबर को पेश होने का नोटिस भेजा गया है। शफकत महमूद और शीरी मजारी को 14 अक्टूबर, जबकि खालिद मकबूल सिद्दीकी, एजाज शाह को 17 अक्टूबर, अली अमीन गंडापुर और फरूक नसीम को 18 अक्टूबर, अली जैदी और खुसरो बख्तियार को 19 अक्टूबर, आजम स्वाति और असद उमर को 20 अक्टूबर, उमर अयूब और मियां मोहम्मद सोमरो को 21 अक्टूबर, शेख रशीद जिनका नोटिस हमने आपको दिखाया, फवाद चौधरी को 24 अक्टूबर का नोटिस भेजा गया, जबकि साहबजादा, महबूब सुल्तान और फैसल वाडा को 25 अक्टूबर को तलबी का नोटिस नैब की तरफ से भेजा गया है। जैसा मैंने कहा कि इसके अंदर मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, फाइनेंशियल गेन्स और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के हवाले से कुछ शिकों का जिक्र है। 3 दिसंबर 2019 को आखिर हुआ क्या था? आपकी याददाश्त या आपकी याद दहानी के लिए 3 दिसंबर 2019 को नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया की तरफ से जारी की गई एक प्रेस रिलीज आपके सामने हम रखते हैं। 3 दिसंबर 2019 को एनसीए की तरफ से जारी की गई प्रेस रिलीज में तस्करा हुआ तकरीबन $250 मिलियन यानी 190 मिलियन पाउंड, जिनकी तादाद पाकिस्तान में 50 अरब रुपए बनती है, इसकी सेटलमेंट का तस्करा हुआ। इस प्रेस रिलीज में वाज़े अल्फाज में एक स्टेटमेंट लिखी गई और यह लिखा गया वाज़े अल्फाज में कि दीज फंड्स विल बी इमीडिएटली रिपैट्रिएटेड टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तानी रियासत को फौरी तौर पर यह सेटलमेंट जो है ये पैसे दिए जाएंगे। इसे मजीद लिखा गया कि ये एक जो सेटलमेंट इज अ सिविल मैटर एंड डज नॉट रिप्रेजेंट अ फाइंडिंग ऑफ गिल्ट, यानी गिल्ट इसमें कोई सामने नहीं आया है, एक सिविल मैटर है और ये तमाम जो रकम है ये पाकिस्तान की स्टेट को रिपैट्रिएट हो जाएगी। इस हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि इस पूरे मामले के मरकजी किरदार, यानी इस केस के जिसे कहा जाए कि जो दूल्हा है, मरकजी किरदार हैं, उनका नाम है जनाब शहजाद अकबर साहब, जो कि ARU एसेट रिकवरी यूनिट, जिस पर तकरीबन हुकूमत ने, जिन्होंने 25 बैरून मुल्क दौरे किए और कहा गया कि जी मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हुए कि उस ARU यूनिट को चलाया जा सके और वो 11 अरब डॉलर चोरी का पैसा इमरान खान साहब पाकिस्तान वापस ला सके, उस यूनिट को हेड करते थे, जो कि अब बरतानिया में हैं, पाकिस्तान में मौजूद नहीं है शहजाद अकबर साहब। उनको भी नैब बार बार तलबी के नोटिस भेज चुका है। उनकी तरफ से जो नैब को रिस्पॉन्स आया है उसके अंदर उन्होंने पहले तो नैब को भी चैलेंज किया है कि लीगली नैब इसको परसू नहीं कर सकता। उनके रिस्पॉन्स डिटेल में आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं पहले आपको बताता हूं कि वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब भी इस पर गुफ्तगू कर चुके हैं जब ये मामला उठा था, और हुकूमत इसको किस तरह लिंक कर रही है करप्शन से, फाइनेंशियल गेन से, ये भी आपको पहले राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू सुनाते हैं। नवंबर 2019 को उस वक्त की वफाकी कैबिनेट का इजलास हुआ था और उस इजलास में कोई बंद लिफाफे में जो है वो किसी एग्रीमेंट की जो है वो मंजूरी दी गई और ये बताया गया कि उस वक्त के तो उन्होंने एक लिफाफा जो है वो इस तरह से लहराया और कहा कि जी इसमें कोई चीज़ है तो इसकी आप अप्रूवल दे दें।
तो ये उस वक्त आप ही की खबर है, मीडिया की खबर है कि कैबिनेट के अराकीन ने कहा कि जी इसमें हमें बता तो दें कि इसमें है क्या। तो एक खातून मेंबर कैबिनेट की, उन्होंने ज़रा थोड़ा लाउड होकर कहा, उन्होंने कहा नहीं नहीं आपको बता देंगे हम बाद में, बस छोड़े आप इस बात को जो है वो ये बस इसकी अप्रूवल दे दें। और उसकी जो है वो अप्रूवल हो गई। बाद में ये ख़बर जो है ये मीडिया की ज़ीनत भी बनी और मुख्तलिफ ज़राए से भी जो है ये सामने आई कि कोई 50 अरब रुपए के करीब जो रकम है वो वहाँ यूके में उन्होंने ट्रांसफ़र की। वो उन्होंने ट्रांसफ़र जो है वो मरवजा जो है वो कानून के मुताबिक नहीं की, या उसमें क्या मामला हुआ कि वो जो है वो रकम जो 50 अरब के लगभग है, तो वो वहाँ पे जो है वो ट्रेस हो गई और यूके अथॉरिटीज़ ने, और ख़ास तौर पे जो उनकी नेशनल क्राइम एजेंसी है, उन्होंने उस रकम को जो है वो कन्फिस्केट कर लिया। नाज़रीन, तो ये जो रकम है जिसका मामला, जिसका ARU में जिक्र कर रहा था, 351 मिलियन यानी तकरीबन 35 करोड़ रुपए एसेट रिकवरी यूनिट को दिए गए थे कि $11 अरब लेकर आएगी एसेट रिकवरी यूनिट। ये एक अलग मामला है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि शायद नैब तहकीकात कर रहा है कि ARU ने क्या किया। शहजाद अकबर साहब को जो नैब ने मुख्तलिफ नोटिस भेजे, एक नोटिस में उन्होंने ये कहा कि एज पर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस इंक्वायरी यू एंड मी बोथ अंडरस्टैंड दैट द मैटर फॉल्स आउटसाइड द लीगल परव्यू ऑफ नैब। उन्होंने नैब के लीगल परव्यू को चैलेंज किया एक अपने जवाब में, जो कि उन्होंने 4/8/2022 को लिखा, जो उन्हें पहला खत जब नैब की तरफ से कॉल अप नोटिस मिला था। फैसल कुरैशी जो कि एडिशनल डायरेक्टर स्टाफ है नैब पिंडी के, क्योंकि नैब पिंडी से ये नोटिस आ रहे हैं तमाम अरकान को, तो ये पहला जवाब था शहजाद अकबर साहब का। दीगर उन्होंने एक खत जो है वो अहमद नवाज सुखेरा साहब जो कि सेक्रेटरी कैबिनेट है उनको भी लिखा है, और नैब को ही जो खत है उसमें मजीद उन्होंने चैलेंज भी किया है कि इस मामले को आप नहीं टेकअप करें, क्योंकि ये इसमें पहले तो फेडरल गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं थी, और अगर एक डीड थी कॉन्फिडेंशियलिटी की इस पर NCA के साथ, जिस वजह से इसको खुफिया रखा गया था, तो इस मामले को नैब टेकअप ना करें। अच्छा, फवाद चौधरी साहब ने भी इस पर रिस्पॉन्स दिया है। फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि नैब की तरफ से काबीना अरकान को बतौर गवाह तलबी का नोटिस रियासत की तौहीन है। काबीना अपने फैसलों के लिए किसी इदारे को जवाबदेह है तो वो पार्लियामान है। इस फोरम के अलावा किसी इदारे या काबीना के अरकान को तलब करना आइन की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत से कहता हूं अपने इंतकाम के लिए इदारों का बेड़ा गर्क ना करें। राना एहसान साहब, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि आप लोग इदारों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। नूर रहमान राना एहसान साहब साथ मौजूद हैं, प्राइम मिनिस्टर कोऑर्डिनेटर है ऑन इकोनॉमी। मेरे साथ इमरान शफीक साहब भी नैब के साबिक प्रोसिक्यूटर साथ मौजूद हैं। तो क्या वाकई में आप इदारों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं अपने इंतकाम के लिए? इस केस में स्पेसिफिकली तमाम PTI अरकान को तलब कर रहे हैं नैब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, नैब इंडिपेंडेंट अदारा है और हमारा जो फोकस रहा है वो इस चीज़ में नहीं रहा कि हम नैब को इस्तेमाल करें जिस तरह PTI ने किया और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग उससे करें, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करें या ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करें। तो नैब ने इंडिपेंडेंटली इस मामले को पिक किया है, लेकिन जो हिस्ट्री है इस मामले की वो बड़ी सिंपल है कि ये जिस तरह आपने भी कहा कि ये पैसे पकड़े गए, नेशनल क्राइम एजेंसी UK ने इन पैसों को इलीगल करार दिया और उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को या पाकिस्तान की रियासत को वो पैसे वापस जो है वो करने की जो है वो प्लानिंग कर ली और उनको वापस भिजवा भी दिया। देखिए, यहाँ बजाय कि वो खजाने में जमा होते। राणा साहब, एक ब्रेक के बाद इसी बात को जहां से राणा एहसान साहब कर रहे हैं वहीं से हम कि हुकूमत क्यों इस केस को, क्या हुकूमत की संजीदगी क्या है और हुकूमत कहां से इसको लिंक कर रही है, ये भी हम जानेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में कुछ अहम तरीन सवालात हम उठा रहे हैं। राना एहसान साहब, एक जवाब जो या बल्कि खत आप कह सकते हैं अहमद नवाज सुखेरा साहब को शहजाद अकबर साहब ने लिखा, उन्होंने कहा कि द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बीइंग प्रीवी टू द सर्टेन डिटेल्स ऑफ द एग्रीमेंट एंड कॉरेस्पॉन्डेंस signed an undertaking which is a deed of confidentiality given to the NCA, the National Crime Agency, ensuring data protection and confidentiality of settlement rules of according to the rules of business 1973. आगे वो इसमें लिखते हैं कि this binds the government of Pakistan in a validly executed
legal obligation with the foreign government agencies, in this case the NC of the United Kingdom. Under the law it is a past and closed transaction, and if the subcommittee, जब कैबिनेट ने सब कमेटी बनाई थी जुलाई में, तो उन्होंने लिखा था कि it will be breach of that contract of confidentiality with the NCA. तो ये मुझे बताएं आप, क्या वाकई में कोई आप लोगों का मुआहदा था NCA से कि आपको खुफिया रखना है इस मुआहदे को, आपकी हुकूमत जो पिछली हुकूमत थी और रियासत का? देखें, सबसे पहले तो ये हमें समझना है कि ये जो $250 मिलियन जो पकड़े गए, एनसीए ने पकड़े, ये भी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट थी। अगर कोर्ट में केस चलता तो शायद सज़ा भी मिल जाती, लेकिन क्योंकि वहाँ सेटलमेंट का वो क्लॉज मौजूद होगा एनसीए के कानून में, तो वो उन्होंने मुकमका किया और $250 मिलियन अपने छोड़ दिए कि ये आप बेशक हुकूमत पाकिस्तान को दे दें और हमारे पे आप कानूनी कार्रवाई ना करें। लेकिन बात यह है कि अगर रियासत ने ऐसा मुआहदा किया तो क्यों किया, नंबर 1। नंबर 2, काबीना के अंदर क्या आप ऐसे फैसलों के ऊपर जो है एग्री कर सकते हैं? काबीना बगैर देखे, बगैर जांचे समझे और इस तरह, तो अगर कोई मुल्क के खिलाफ कोई चीज़ हो तो उस पर भी क्या काबीना जो है बगैर देखे समझे, पूछे परखे, बगैर जो है वो इजाज़त दे दे? तो ये दोनों जो हैं, ये चीज़ें बड़ी अजीब हैं और मेरे ख्याल से किसी भी दुनिया की काबीना के अंदर इस तरह के मामलात इस तरह नहीं चलाए जाते होंगे जिस तरह चलाए गए। लेकिन मामलात खाली यहाँ नहीं रुकते। देखा ये गया कि वो जिस शख्स के जिसका ये मामला था, उसी शख्स ने इमरान खान को, उनकी अहलिया को और पता नहीं उनको गोगी कहते हैं या उनका क्या नाम है असल, लेकिन उनको जो है वो ज़मीनें उनके नाम पे मुंतकिल की गई और जो उनको कोई बेनिफिट मिला। अब वो और उसकी जो रजिस्ट्रीज हैं वो भी मीडिया के सामने आ गई, मीडिया ने देख लिया। तो मेरा सवाल आपसे, क्या आपको किसी ने 200 कनाल कभी तोहफे में दिए हैं आपको? नहीं, मुझे नहीं दी राणा साहब, लेकिन आपको मिले कभी तोहफे में? राणा साहब, ये जो मैं आपको बता, ये जो लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट मुझे भी नहीं दिए, जिसपे बुशरा खान के दस्तखत है, जो इमरान खान साहब की अहलिया हैं, और डोनर जो है ये जो बिजनेस टाइकून, इनकी तरफ से दस्तखत हैं, और बुशरा खान साहबा के दस्तखत हैं। 498 कनाल की है, और ये जो अल कादिर ट्रस्ट का डॉक्यूमेंट की हम बात कर रहे हैं, अगर आप दिखा सके, जिसके अंदर ये तकरीबन 244 मिलियन रुपीस का ये इस पर कहा गया कि इसकी इनिशियल वैल्यू स्टैम्प पेपर पर है, और ये पहले जुल्फी बुखारी साहब को दी गई, उसके बाद फिर आगे ट्रस्ट को ट्रांसफर हुई, और इसके चेयरमैन खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब थे। तो ये अल कादिर ट्रस्ट जो है, ये बेसिकली ये जो दस्तखत है, ये मामला आप कह रहे हैं जिसको लिंक बनता है फाइनेंशियल गेन से इस पूरी ट्रांजेक्शन में? जी के नाम बड़ा फायदा पहुंचाया, और फायदा जो है वो ये पहुंचा कि उसके जो $250 मिलियन थे, वो उसने पेमेंट करनी थी हुकूमत पाकिस्तान को सजा के तौर पे या फाइन के तौर पे, और उसमें वो पेमेंट एडजस्ट कर दी गई। तो फिर जब आपने इतना बड़ा फेवर दिया एक आदमी को, इतना बड़ा उसको फायदा पहुंचाया कि $250 मिलियन उसको वापस कर दिए या एडजस्ट कर दिए, उसकी लायबिलिटी को कम कर दिया, तो फिर आपको ट्रस्ट के नाम पे जमीन मिल सकती है। और ये बड़ा अच्छा बहाना है कि क्योंकि वो चंदे का काम करते हैं, इमरान खान शौकत खानम को चलाते हैं, तो उनका ये मौकफ है, हम तो पहले ही चंदे का काम करते हैं, तो ये भी हमें ट्रस्ट की तरीके से हमें मिल गई जमीन। लेकिन ये सारा मामला जब आप गौर से देखते हैं तो मुल्क को $250 मिलियन का नुकसान पहुंचाया गया। मुल्क के पैसे जो हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे जो किए गए और वो पकड़े गए और वो मुल्क को वापस किए गए, तो वहां जब आपने उसको बेनिफिट दिया तो उसके बदले में आपको वही पार्टी, वही शख्स जो है वो आपको ट्रस्ट के नाम पे आपके जमीन जो है वो ट्रांसफर कर देता है। तो ये मेरे ख्याल से बड़ा स्ट्रेट कर देता है, तो ये मेरे ख्याल से बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है। और अगर नैब ने इसको पिक किया है तो ये पिक बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं समझता हूं कि नैब जो है वो पक्के पैरी और अपनी एविडेंस और सारे मामलात को गैदर करके फिर आगे बढ़े। जहां तक फवाद चौधरी की बात है कि आप अदारों को मलाइन ना करें और अदारों की तबाही ना करें, तो अदारे जो हैं वो इस तरह के मुआहदे नहीं करते। अदारे आंखें बंद करके जो है वो फैसले नहीं करते, बगैर परखे समझे जो है ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है काबीना की कि वो जानते बूझते समझने के बाद चीज़ों को करें।
इस तरह के ब्लाइंड अप्रूवल जो है वो देना, ये भी मैं समझता हूं कि गलत है, और सिर्फ इस चीज पे भी उस पूरी काबीना के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं राणा साहब ये सवाल फिर आपसे दोबारा पूछता हूं कि अगर आपका कोई डीड था एनसीए के साथ, यानी आपसे मतलब रियासत का, तो क्या अब आप उस डीड को तोड़ेंगे? क्योंकि अगर आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, उस मामले को खोलेंगे या आप परखेंगे, आपकी कमेटी सब कमेटीज बैठेंगी ना कैबिनेट की, तो आप उस डीड के खिलाफ तो नहीं एक इंटरनेशनल एजेंसी के साथ जा रहे जो आपकी साबका हुकूमत ने साइन की हुई है, अगर ऐसी साइन हुई हुई है तो? देखिए, क्या कानूनी तौर पे ऐसी डील साइन की जा सकती है? रियासत जो है वो इस तरह की डील साइन कर सकती है, या ये भी कोई फेवर दिया गया? ये तो अब लॉ मैटर है, इसको देखना होगा। और अगर उन्होंने साइन कर लिया तो वो आईनी तौर पे क्या वो वैलिड है? कोई एग्रीमेंट्स हैं हमारी, इस तरह की सीक्रेसी एग्रीमेंट्स हैं, और क्या वो मेरे कानूनी माहिर हैं, मैं राणा साहब अगर याद है तो ऊपर भी अप्लाई होती है। मैं इमरान शफीक साहब से पूछता हूं। इमरान शफीक साहब, मैं ये जो तस्करा कर रहा हूं क्योंकि जो इस मामले को लेकर ये कहा गया कि पीटीआई का मौक़िफ़ ये है कि ये क्योंकि इसकी सीक्रेसी है तो इसको नहीं आगे आना चाहिए, बल्कि ये लिख दिया उन्होंने कैबिनेट को कि शहजाद अकबर साहब ने कि अटॉर्नी जनरल से ओपिनियन लें, उसके बाद इस मामले की तहक़ीक़ात करें या खोलें। आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पे? और दूसरी बात, ये नैब को भी चैलेंज कर रहे हैं कि नैब कैन नॉट टेक दिस अप, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल एजेंसी और एक प्राइवेट पार्टी का मामला था, हुकूमत इन्वॉल्व नहीं थी, तो व्हाई इज नैब टेकिंग दिस अप? क्या नैब नहीं ले सकता इस केस को? इमरान शफीक साहब प्लीज बताइएगा। देखिए, जो इंटरनेशनल एजेंसी है जी, उसने तो इस मामले को कभी भी खुफिया नहीं रखा। उन्होंने तो जो प्राइवेट इंडिविजुअल है जिसकी आप बात कर रहे हैं, उन्होंने उसको बतौर मुल्ज़म ट्रीट किया और उससे उन्होंने पैसे निकलवाए, और निकलवाने के बाद हुकूमत पाकिस्तान से रब्ता किया कि ये पैसे हम आपको देते हैं। तो इससे इस पूरे एपिसोड का बरतानिया से तो कोई लेना देना नहीं है। अब हुकूमत पाकिस्तान ने इस पैसे को एडजस्ट कर लिया, जो पैसा कराची में जो जमीनों का मामला था उसमें आना था, ठीक है। अब वो कराची की जो जमीनों का मामला था वो अलग था, उसकी अलग रिकवरी होनी थी, और जो बरतानिया से पैसा आया था वो एक अलग मैटर था, उसकी अलग से रिकवरी होनी थी। अब हुकूमत पाकिस्तान को ये इख्तियार, यानी मुझे अगर 200 रुपए मिल रहे हैं और मैं 100 रुपया एक तरफ से आना है और दूसरा 100 रुपया दूसरी तरफ से आना है, मैं ऐसे करता हूं कि जो एक तरफ से 100 रुपया आना है उसको छोड़ देता हूं और दूसरी तरफ वाला 100 रुपया लेके कहता हूं हमने रिकवरी कर ली है जी, 100 रुपया हमने उधर से ले ली है। तो ये बुनियादी तौर पर तो रियासत पाकिस्तान का नुकसान किया गया है। आपने दोनों मदाद में रिकवरी करनी थी। कराची की मदाद जमीनों की वो अलग मद है, उसकी रिकवरी पाकिस्तान के अंदर रह के पाकिस्तान के इदारों ने करनी थी, और जो बरतानिया ने एनसीए ने रिकवरी की वो पाकिस्तान को तो उन्होंने दे दी, उसमें तो रियासत पाकिस्तान का कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन इमरान साहब ब्रेक है, लेकिन मैं ये आपसे सवाल जरूर पूछूंगा कि अब जो काबीना का नोटिस हुआ पीटीआई के, वो हुआ है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, फाइनेंशियल गेन और मिसयूज ऑफ अथॉरिटी के ऊपर। तो उनको तो 3 दिसंबर 2019 की कैबिनेट मीटिंग के हवाले से ये सवाल पूछा गया। मैं ब्रेक के बाद आपसे पूछूंगा, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा नाज़रीन। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज कुछ अहम सवालात उठ रहे हैं। काबीना के अरकान से इमरान खान साहब की 3 दिसंबर 2019 को होने वाले रिकॉर्ड को सील करने के हवाले से जो अहकामात है, ये इस बारे में पूछगछ नैब कर रहा है। फाइनेंशियल गेन, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये 3 अहम शिक़े हैं। इमरान शफीक साहब साबिक प्रोसिक्यूटर नैब के हमारे साथ मौजूद हैं, नैब के हैं। देखते हैं इमरान साहब, ये बताएं कि ये तो मामला रिकॉर्ड को सील करने के हवाले से है काबीना का, और अगर ये काबीना कहे कि क्योंकि रियासत का मुआहदा था एनसीए के साथ कि इसको कॉन्फिडेंशियल रखना है, तो फिर क्या ये खिलाफ कानून है या नहीं है ये मामला? इमरान साहब नहीं, देखें, ये ऐसे नहीं होता। मुल्कों के मुआहदे होते हैं। नैब जो है वो यूके से मुआहदा नहीं कर सकती, यूके हुकूमत से हमारी, या पंजाब पुलिस जो है वो यूके की हुकूमत से मुआहदा नहीं कर सकती, हुकूमतों के मुआहदे होते हैं। अब जो सोवरेन, जो रियासत पाकिस्तान का, रियासत यूनाइटेड किंगडम या जो भी मोनार्की है उससे मुआहदा होता है।
ऐसे नहीं होता कि यहाँ जो है वो कोई अगर कोई इदारा है छोटा सा वो हुकूमत यूके की हुकूमत से मुआहदा कर ले, या उधर का कोई ये जो NCA है वो पाकिस्तानी हुकूमत का मुआहदा कर ले, कोई उनका MOU है कोई आपस में वो कोई, तो ऐसे नहीं होता। मेरे ख्याल से ये भी चीज़ एक्सपोज हो जाएगी कि ये भी एक टोपी ड्रामा है, और इससे ये साबित हो जाएगा अगर ये चीज़ एक्सपोज हो जाती है कि फिर तो बिल्कुल मेलाफाइडी इसके अंदर शामिल थी, एक बंदे को बेनिफिट देना था, उससे पर्सनल मुफाद उठाना था। और दूसरी बात इमरान साहब ये बताएं को जो है ये दूसरी इसमें बात ये है कि शहजाद अकबर साहब ये कह रहे हैं कि उनको 2 तारीख को नोटिस आता है, फिर दोबारा नोटिस आता है, फिर दोबारा, और वो हर नोटिस के जवाब में जो DG नैब पिंडी हैं और उसके अलावा प्रोसिक्यूटर जनरल नैब और दीगर ऑफिशियल्स और जो कॉल ऑफ लेटर्स दे रहा है उसको वो जवाब में कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान हाई कमीशन आकर इंटरव्यू दे सकते हैं वीडियो लिंक पे, क्योंकि बरतानिया में है और पाकिस्तान नहीं आ सकते, वीडियो पे बयान रिकॉर्ड कर लें। नैब बार बार नोटिस दे रहा है, वो कह रहे हैं कि ये मैलिफाइड इंटेंशंस हैं नैब की। क्या ये मैलिफाइड इंटेंशंस हैं? नैब वीडियो इंटरव्यू कर सकता है उनका, या ये नैब के पास नहीं है इस्तेहकाक करने का? इमरान साहब देखिए, पहले किसी का नैब ने 4 साल में वीडियो इंटरव्यू किया था? अच्छा सॉरी, मेरे से सवाल नहीं पूछा आपने। नहीं, मैं इमरान साहब आप ही से पूछ, मैं अगर मुझे इजाजत है राना साहब, मैं इमरान साहब से पहले पूछूं क्या नैब कर सकता है या नहीं कर सकता वीडियो इंटरव्यू? जी प्लीज। जी इमरान शफीक साहब। देखिए, नैब के पास वीडियो लिंक के जरिए पूरा इख्तियार है कि वो किसी का बयान रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन ये चूंकि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होती है और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के हवाले से नैब का ये तरीकाकार ये रहा है कि नैब ये समझता है कि जब तक फर्द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने नहीं होगा तो उससे तहकीकात सही तरीके से नहीं हो सकती। यही बात सामने आई थी पनामा केसेस में, जब मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि हम कतरी शहजादे को बतौर गवाह पेश कर सकते हैं और उसका वीडियो लिंक के जरिए आप बयान ले लें, या कतरी शहजादे के पास नैब के लोग चले जाएं और उसका बयान ले लें, लेकिन JID ने इसको लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि आप पाकिस्तान की रियासत के सामने सरेंडर करें और हाई कमीशन के सामने आके अपना बयान दें। बुनियादी तौर पर इसमें अहमियत की हामिल ये चीज होती है कि जब आप पाकिस्तानी हाई कमीशन में आके वीडियो लिंक के जरिए बयान देते हैं तो आपने बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की रियासत के सामने सरेंडर किया है। लेकिन वीडियो लिंक का बयान चूंकि इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन में एक हाई कमीशन के हो सकता है। इमरान साहब की आवाज चली गई, मैं राना एहसान साहब आपकी तरफ भी आना चाहूंगा। नैब की एक अपनी इन्वेस्टिगेशन होती है जी। तो वो ये मुनासिब समझ सकते हैं, ये नैब पे पाबंदी लगा सकता है। नैब अपने हिसाब से आप जो है ये आप फिजिकली आए या ना आए। इस पर राना साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये जो मामला, यही मुआहदे वाला जो मामला है, काबीना का मामला है, इस पर आपकी राय क्या है? क्योंकि अगर ये कहा जा रहा है कि काबीना ने इसको सील किया था, दैट वाज अकॉर्डिंग टू एन एग्रीमेंट, तो क्या एग्रीमेंट NCA में था और गवर्नमेंट में था? क्योंकि साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट वाज नॉट अ पार्टी टू दिस। इसका लीगल स्टेटस क्या है राना साहब? देखिए, मैं कह रहा हूं, अगर आप लॉजिकली सोचें तो एग्रीमेंट्स जो हैं वो मुल्कों के दरमियान में होते हैं। ये मुमकिन नहीं है कि जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है पाकिस्तान का वो यूके की हुकूमत से कोई मुआहदा कर ले, और वो मुआहदा जो है वो करने से पहले हुकूमत पाकिस्तान की उसमें हामी ना यानी कि उसमें वो शामिल ना हो। तो ये कहना कि नेशनल क्राइम एजेंसी का हुकूमत पाकिस्तान से मुआहदा है, तो ये बड़ा इसमें मैं समझता हूँ अजीब सी बात होगी। वो मुआहदा कैसे कर सकती है हुकूमत पाकिस्तान से अगर यूके गवर्नमेंट उसमें शामिल नहीं है और आपका कंट्री टू कंट्री कोई मुआहदा नहीं है? तो ये इधर यहाँ ज़रूर ये सवालिया निशान उठता है कि ऐसा मुआहदा जो है क्या वो कोई कानून के मुताबिक पॉसिबल भी है या नहीं पॉसिबल। तो और कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट क्यों किया गया, क्या ये उनकी रिक्वायरमेंट थी? ये सब चीज़ें तहकीक के अंदर मेरे ख्याल से शामिल होंगी, और मुमकिना तौर पे ये पूरा एक बोगस प्रोपेगेंडा भी निकल सकता है, जिसके लिए PTI हुकूमत माहिर है, मशहूर है और करती आई है। और राना साहब ये भी बताएं, क्योंकि ARU जो बनाया था जिसके ऊपर तकरीबन 351 मिलियन रुपीस खर्च हुए, कहा गया कि ये तकरीबन $11 अरब बाहर से लेकर आएगा, क्या आपकी कैबिनेट, आपकी हुकूमत, क्योंकि खबरें आई थी कि उस पर भी तहकीकात हो रही हैं कि उसने क्या किया आखिरकार,
तो ये आप करने का सोच रहे हैं, कर रहे हैं कुछ, या इसको भी नैब को फॉरवर्ड करने का सोच रहे हैं कि एसेट रिकवरी यूनिट ने कितने बैरून मुल्क दौरे किए, कितना उन पर खर्चा हुआ और कितने फ्रूट्स मिले या कितना आउटकम था उसका? राणा साहब देखें, ये जो पैसा जो खर्चा ना, ये अकाउंटेबिलिटी वाले ये जो ARU है वो सिर्फ एक मीडिया कैंपेन थी, और ये सारा पैसा जो है ये पाकिस्तानी कौम के टैक्सेस का दिया हुआ पैसा ये PTI ने सिर्फ इसलिए खर्चा कि वो मीडिया के ऊपर हमारी पार्टी और लीडरशिप के ऊपर गंद उछाले। उसने 1 रुपया रिकवर नहीं किया। तो डेफिनेटली इस पे तहकीक होनी चाहिए, और अगर हुकूमत ने नहीं की तो मैं तो मशवरा दूंगा अपनी हुकूमत को कि तहकीक शुरू करें, और ये एक मीडिया कैंपेन, मीडिया ट्रायल और कीचड़ उछालने के लिए ये सारा पैसा खर्च किया गया। आउटपुट कुछ भी नहीं था। ज़रूर कौम के टैक्स का जो पैसा ज़ाया किया गया उस पर सवाल उठता है कि क्यों किया गया, किस नीयत से किया गया, और उसका जो है हिसाब देना होगा। मैं समझता हूं कि ये भी एक ऐसा केस है जो परसू होना चाहिए। सही है। इमरान शफी साहब, क्या आपको लगता है, क्योंकि जब फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि काबीना अराकीन को तलब करना इदारों की तौहीन है, काबीना के अराकीन सिर्फ पार्लियामान को जवाबदेह हैं, वो किसी इदारे यानी नैब को जवाबदेह नहीं है, तो ये उन्होंने एक तरह से काबीना के अराकीन का इस्तेकाक जो है मजरू हुआ, इस तरह से लगा उनकी ट्वीट से। डू यू एग्री विद दिस इमरान शफी साहब? इरफान साहब, मैं इससे बिल्कुल कतन एग्री नहीं करता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि काबीना के अरकान का इस्तेहकाक उसी वक्त उसी रोज मजरू हो चुका था जिस वक्त काबीना के अंदर एक खुफिया लेटर पेश किया गया। काबीना के तमाम अरकान जो है वो हलफ उन्होंने उठाया होता है आईने पाकिस्तान की हिफाजतदारी का और पाकिस्तान के राजों की हिफाजत का भी, और वज़ीर आज़म का भी हलफ यही होता है। तो काबीना है ही इसी काम के लिए कि जो अगर कोई अहम से अहम तरीन मामला भी है, काबीना से उसको कॉन्फिडेंशियल नहीं रखा जा सकता। आपके सामने एक डॉक्यूमेंट पेश किया जाता है और आप ये कहते हैं कि ठीक है ये डॉक्यूमेंट सील है, हम आपको दिखाएंगे नहीं, आप इसको मंजूर कर लें, और आप कहते हैं ठीक है मैं इसको देखता भी नहीं तो मैं उसको मंजूर कर लेता हूं। तो आपकी मंजूरी की हैसियत क्या है? फिर आपने अपना इस्तेकाक तो उसी वक्त मजरू कर लिया था। आपको यह कहना चाहिए था उस वक्त कि हम इसको मंजूर नहीं करेंगे, हम मंजूर उस सूरत में करेंगे जब हमें दिखाया जाएगा कि इस एनवेलप के अंदर आपने क्या चीजें सील की हैं और उसमें क्या है। हम जब उसको देखेंगे तो उसकी मंजूरी देंगे। हाँ, अगर हमारी मंजूरी की जरूरत नहीं है तो फिर आप हमारे सामने पेश ही ना करें, फिर आप खुद से कर लें। कानून काबीना को यह नहीं कहता कि आप अपनी आंखें बंद करके चीजों को, काबीना में चीजों को पेश करने का मकसद यही होता है कि वो अपनी। इमरान साहब, मैं एक वक्त पे पहुंच रहा हूं, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा और राना एहसान साहब का आपने वक्त दिया, अपनी कानूनी और अपना सियासी जो पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर रखा है। वाइंड अप हम इस सेगमेंट के बाद आके करेंगे। मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए इस ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। आज कुछ अहम सवालात उठाए हैं। शायद अकबर साहब का अपना जो रिस्पॉन्स है, एक जगह वो लिखते हैं अपनी पिटीशन में कि फेडरल गवर्नमेंट वाज नॉट अ पार्टी टू दिस, एक जगह वो लिखते हैं कि कोई अंडरटेकिंग का दस्तखत फेडरल गवर्नमेंट ने NCA के साथ किया हुआ है जिसके मुताबिक वो कॉन्फिडेंशियल रखने के पाबंद हैं, कानूनी तौर पर बाइंडिंग है उनके ऊपर। और फिर नैब की तरफ से ये सवाल जो कि शेख रशीद साहब और दीगर काबीना अरकान से पूछा गया है कि 3 दिसंबर 2019 को होने वाले काबीना इजलास के अंदर जिस एनवेलप को सील किया गया उसके पीछे क्या वजह थी, क्या फाइनेंशियल गेन, करप्ट प्रैक्टिसेस या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ या नहीं हुआ, ये सारे अहम सवाल नैब ने उठाए हैं। और सब में अहम बात जो डॉक्यूमेंट अल कादिर यूनिवर्सिटी का लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट है, जिस लेटर के अंदर दस्तखत हैं बुशरा खान साहबा के और डोनर के, ये वही डोनर है जिसका सेटलमेंट हुआ NCA के साथ। ये सारे अहम सवालात हैं जो 50 अरब रुपए और फिर ये जो 458 कनाल ज़मीन है इससे मुताल्लिक हैं कि कितना कौन बेनिफिशरी था इस पूरे मामले का, इस सेटलमेंट का। और उम्मीद करते हैं कि नैब इसको मंतखब तक पहुंचाएगी। फीडबैक फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर जरूर दीजिएगा। देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।